सोचो, 32 साल पहले नॉर्थवर्न नाम के शहर में बहुत डरावनी घटनाएं हुई थीं। अक्टूबर 1987 की बात है। उस रात टिफनी अपनी 16वीं बर्थडे पार्टी मना रही थी, लेकिन पार्टी के बाद अपने ही गैराज में उसे बेरहमी से मार दिया गया। फिर सिर्फ 2 दिन बाद मरीसा अपने फैमिली के जंगल वाले केबिन में मरी हुई मिली, और हैलोवीन की रात तीसरी लड़की हैदर को एक पार्किंग लॉट में मार दिया गया। तीनों ही लड़कियां सिर्फ 16 साल की थीं, और हर किसी को 16 बार चाकू मारा गया। इसीलिए उस खून खराबे करने वाले को नाम मिला स्वीट 16 किलर। लेकिन उसके बाद वो जैसे अचानक गायब हो गया। न किसी और की हत्या की, न ही कभी पकड़ा गया। उसका मास्क शहर में डर और फैशन दोनों का हिस्सा बन गया। आज भी हैलोवीन पर लोग उसी का कॉस्ट्यूम पहनते हैं। अब मिलते हैं क्रिस डुबासाद से। क्रिस इन पुराने मर्डर केस पर पॉडकास्ट करता है और हर हैलोवीन उन जगहों का टूर करवाता है जहां हत्याएं हुई थीं। लगभग ऐसा लगता है कि क्रिस की जिंदगी सिर्फ इन्हीं किस्सों के आसपास घूमती है। दूसरे सीन में हम मिलते हैं जेमी से। जेमी तैयार हो रही है हैलोवीन कॉन्सर्ट जाने के लिए। तभी उसकी माँ पम आती है और उसे जाने से रोक देती है। पता चलता है पम 1907 में मरी हुई तीनों लड़कियों की बहुत करीबी दोस्त थी, इसलिए 35 साल बाद भी उसके दिल में डर बाकी है। लेकिन जेमी भी जिद्दी है। वो कहती है, मुझे सेल्फ डिफेंस आता है, मैं डरूंगी नहीं, मुझे जाना ही है। उसका पापा ब्लैक इस बहस को बीच से रोक देता है। वह कहता है, मैं खुद ड्राइव करके तुम्हें कॉन्सर्ट छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद ब्लैक और जेमी अमीलिया के घर पहुंचते हैं। वहां अमीलिया की माँ लॉरेन भी होती हैं, जो असल में पम और ब्लैक दोनों की पुरानी क्लासमेट थीं। लॉरेन शिकायत करती हैं कि उनके बॉस ने हैलोवीन पर भी काम से छुट्टी नहीं दी। ब्लैक वहां से लड़कियों को लेकर कॉन्सर्ट चला जाता है। पम अकेली और मौत सामने, घर अब शांत है। पम अकेली है। दरवाजे पर खटखट होती है। वो समझती है शायद कोई ट्रिक ऑर ट्रीट करने आया है। दरवाजा खोलती है और एक नकाब वाला आदमी खड़ा है। पम हंसकर उसे मिठाई देती है, लेकिन तभी नजर जाती है उसके हाथ पर चाकू। पम फौरन दरवाजा बंद करती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। पम भी हार मानने वालों में नहीं थी। 16 साल की उम्र से ही वो अपने उस डर का सामना करने की तैयारी कर रही थी। वो जोर शोर से लड़ती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पम चाकू उठाकर उसे धमकाती है कि पुलिस बस आने ही वाली है, भाग जा यहाँ से। किलर सच में कुछ पल के लिए हिचकता है। वो जाने ही वाला था, और तभी पम ने राहत की सांस ली। लेकिन वो पीछे से फिर आया। उसने पम को 16 बार चाकू मारा, ठीक वैसे ही जैसे 35 साल पहले उन लड़कियों के साथ हुआ था। पम की मौत के बाद जेमी की दुनिया पूरी तरह टूट गई। उसी वक्त क्रिस अपने घर के बाहर इस सब का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। और अगले दिन स्कूल में पुलिस ने जेमी से सवाल किए। उन्होंने पूछा, उस वक्त तुम्हारे पापा कहाँ थे? पुलिस को शक होता है कि ब्लैक खुद इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि पम अक्सर क्रिस को मैसेज भेजती थी। शायद दोनों का कोई रिश्ता भी रहा हो। लेकिन जेमी गुस्से में कहती है, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। असल में गलती पुलिस की है। तुम लोग 35 साल पहले भी असली कातिल को पकड़ नहीं पाए थे। इसके बाद जेमी अपनी दोस्त अमीलिया के साथ साइंस फेयर में जाती है। वहां अमीलिया दिखाती है एक अजीब मशीन जो टाइम ट्रैवल कर सकती है। अमीलिया कहती है, मेरी माँ लॉरेन पहले टाइम ट्रैवलिंग पर रिसर्च करती थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाई। अब मैं उन्हीं के पुराने नोट्स से सचमुच एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाने वाली हूँ। अमीलिया के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर टाइम मशीन सच में काम कर गई तो क्या हम उस कातिल को रोक सकते हैं? जेमी की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती है, अगर हम उसे रोक पाते तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अमीलिया ने टाइम मशीन की तारीख भी सेट कर दी थी, 27 अक्टूबर 1943, वही दिन जब पहला मर्डर हुआ था। उस शाम जेमी कानों में हेडफोन लगाकर क्रिस का किलिंग पॉडकास्ट सुन रही थी, लेकिन पापा ब्लैक गुस्से में हेडफोन खींच लेते हैं।
वो कहते हैं, ये आदमी हर दर्दनाक कहानी को तमाशा बना देता है, 35 साल पुराने जख्मों को भी। लेकिन जिज्ञासा जेमी के मन से निकलती नहीं। अगले दिन वह खुद क्रिस से कैफे में मिलने जाती है। जेमी सीधे पूछती है, क्या आपका और मेरी माँ का कोई अफेयर था? क्रिस चौंकता है, फिर शांत होकर कहता है, नहीं, पम तुम्हारी माँ कातिल को पकड़ने के लिए पागलपन की हद तक लगी रहती थी। हम सिर्फ उसी केस की बातें करते थे। क्रिस यह भी बताता है, तुम्हारी माँ को आखिरी मर्डर के बाद कातिल की तरफ से एक खत मिला था। उसमें लिखा था, अगली लड़की यहीं मिलेगी। जेमी चुप हो जाती है। उसके दिल में और भारीपन आ जाता है। अचानक हमला और टाइम मशीन। उसी दिन साइंस फेयर पर जेमी वापस अमीलिया से मिलने जाती है, लेकिन तभी धड़ाम, कातिल अचानक वहां पहुंच जाता है। वह जेमी पर हमला करता है। जेमी किसी तरह भागती है, छिपती है और गलती से टाइम मशीन फोटो बूथ में घुस जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो मशीन चालू करने की कोशिश करती है। पीछे से कातिल दरवाजा खासा पाती है, धक्का देता हुआ अंदर आता है। वह झपट कर चाकू मारने वाला ही था कि चाकू गलती से कंट्रोल पैनल में फंस जाता है। जोरदार चमक, बिजली की चिंगारियां, और तभी मशीन चालू हो जाती है। पलक झपकते ही जेमी गायब हो जाती है। एक नया समय। 1960 से भी जेमी आंखें खोलती है। वो हैरान रह जाती है, ये सच में 1987 है। उसके दिल की धड़कन तेज होती है। अब उसे समझ आता है, मेरे पास मौका है, मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ और उन लड़कियों को भी। वो तुरंत फोटो बूथ पर खराब है का साइन लगाकर वहां से निकलती है। पास खड़ी एक औरत से पूछती है, क्या आप मुझे पम के बारे में बता सकती हैं? औरत जवाब देती है, पम? वो तो अभी स्कूल में है। बिना समय गंवाए जेमी स्कूल की ओर भागती है। वहां जाकर वह झूठ बोलती है कि वो कनाडा से आई एक्सचेंज स्टूडेंट है। आलसी क्लर्क बिना ज्यादा पूछे उसका एडमिशन कर देता है। हैरानी की बात, माँ की असली पर्सनालिटी जिम क्लास शुरू होती है। अचानक जेमी की नजर उन 3 लड़कियों पर पड़ती है, टिफनी, मारिसा और हैदर। वही 3 जिन्हें वो जानती है कि मार दिया जाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब वो अपनी जवान माँ पम को देखती है। फिल्म की शुरुआत में जेमी ने माँ को हमेशा शांत, डरपोक और सख्त देखा था, लेकिन स्कूल में सामने आई पम बिल्कुल अलग थी। कूल, स्मार्ट और थोड़ी घमंडी भी, सब पर हावी रहती थी। जेमी लगभग अवाक रह जाती है। ये मेरी माँ है। आने वाला खतरा जल्द ही जेमी को पता चलता है कि आज रात टिफनी की बर्थडे पार्टी है। उसी पार्टी में पहला मर्डर होना है। घबराकर जेमी लड़कियों को चेतावनी देती है, प्लीज ये पार्टी कैंसिल कर दो, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, सब हंस देते हैं। बेबसी में जेमी लोकल पुलिस के पास भागती है। वो कहती है, आज रात एक मर्डर होने वाला है। लेकिन पुलिस वाले हंसते हैं, हमारे शहर में कभी कोई मर्डर नहीं हुआ, तुम डरावनी कहानियां बना रही हो। अब उसके पास सिर्फ आखिरी सहारा बचता है। जेमी स्कूल में इधर उधर ढूंढते हुए क्लर्क से अमीलिया की माँ लॉरेन के बारे में पूछती है। वह उसकी क्लास तक पहुंचती है। लॉरेन उसे देखकर हैरान होती है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जेमी सब सच बता देती है। फ्यूचर में तुम्हारी बेटी टाइम मशीन बनाएगी, मैं उसी से आई हूँ, और अगर कातिल को नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे, मेरी माँ भी। जेमी उसे अपनी नोटबुक दिखाती है जिसमें सब डिटेल लिखी है। लॉरेन तुरंत यकीन कर लेती है, क्योंकि उस नोटबुक और टाइम मशीन प्लान के बारे में और कोई जान ही नहीं सकता। जेमी कहती है, इन 87 में वाईफाई नहीं है, इसलिए मैं वापस फ्यूचर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम दूसरा तरीका निकाल सकें। टाइमलाइन बदलती है, सीन कट करता है वापस 2023 में। ब्लैक घबराकर पुलिस से कह रहा है, मेरी बेटी जेमी कहाँ है? तभी अमीलिया आती है और कहती है, जेमी ने मेरी टाइम मशीन का इस्तेमाल किया है और वो पास्ट में चली गई है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन क्रिस आंखों में चमक लिए उसकी बात ध्यान से सुनता है। पहली बड़ी टक्कर इधर 1937 में लॉरेन और जेमी टिफनी की बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। जेमी सोचती है, अब इस वारदात को रोकना ही होगा,
लेकिन पार्टी में उसकी मुलाकात एक अजीब से लड़के डग से होती है। वो शांत है, शर्मीला है और सब उसे चिढ़ाते रहते हैं, बुली करते हैं। जेमी उसे नोटिस करती है। कहीं डग ही